साविल सोया किस्त 24। क्या कराची कितना दूर है? आइसुन के सवाल पर ज़ैनब के माथे पर बिल आ गए। अपनी गाड़ी हो तो 2 घंटे लगते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ज़ैनब ने पूछा। हम अभी कराची के लिए निकलते हैं, मुझे पता है कराची में दामिल का फ्लैट कहाँ है, तुम बस मेरे साथ चलो, बाकी में संभाल लूंगी। आइसुन की बात सुनकर ज़ैनब का मुंह खुला का खुला रह गया था। तुम पागल हो, हम दोनों अकेले कैसे जा सकते हैं कराची? क्यों नहीं जा सकते? हम दोनों बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं और मेरे ख्याल से समझदार भी हैं, हम जा सकते हैं, आइसुन ने कहा। तो ज़ैनब ने अपने सर पर हाथ रखा। आइसुन, घर वाले हमें कभी जाने नहीं देंगे तो घर वालों को कौन बताएगा? हम अभी निकल जाएंगे, रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। प्लीज ज़ैनब, मना नहीं करना मेरी, बस तुम ही दोस्त हो। आइसुन ने इसका हाथ पकड़ के प्यार से कहा। तो ज़ैनब चुप हो गई और आइसुन को देखने लगी। वे क्या करती? पहली बार आइसुन ने कुछ मांगा था, इससे इसका दिल भी नहीं कर रहा था मना करने को, लेकिन डर भी लग रहा था। आइसुन, घर वालों को क्या कहोगी? ज़ैनब ने मैन बात पूछी। मैं कह दूंगी, ज़ैनब के जानने वाले हैं, इनकी इयादत को जाना है, और जो तुम्हारे अपने दीजी बीमार हैं वे। ज़ैनब ने फौरन कहा, दीजी अब ठीक हैं और वैसे भी मैं रात तक आ जाऊंगी ना? आइसुन ने कहा। तो ज़ैनब कुछ सोचने लगी और फिर इसने इस बात में सर हिलाया। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं ड्राइवर से बात करके आती हूँ और अपने घर भी फोन कर देती हूँ। ज़ैनब जाने लगी तो आइसुन ने इसे रोका। तुम अपने घर में क्या कहोगी? वही जो तुमने कहा, मैं कह दूंगी कि आज रात में आइसुन के साथ अस्पताल रुकोगी, वे अकेली है, ज़ैनब ने कहा, और फिर मोबाइल निकाल कर वे उगे चली गई। ज़ैनब के जाते ही आइसुन ने भी अपने बैग से मोबाइल निकाला और आतिफ को कॉल मलाई। इसे आतिफ को भी तो बताना था ना। वे तीनों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जीनिरे और जान खाना खा रहे थे, जबकि इनका बेटा बस खाने को घोर रहा था और बार बार प्लेट में चम्मच हिला रहा था। हैपी, खाना क्यों नहीं खा रहे बेटा? ठंडा हो रहा है, जल्दी से खत्म करो उसे, जान ने पूछा। तो जीनिरे ने भी इसकी तरफ देखा। डैडी, मुझे मम्मी के पास जाना है, अब मुझे वहां भेज दें। हैप्पी की बात सुनकर जान ने खाना छोड़ दिया। बेटा, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या जो मम्मी के पास जाना है? जान ने पूछा। तो हैप्पी ने फौरन जीनिरे की तरफ देखा। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस घर में गेउठन होती है, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ, हैप्पी ने जीनिरे की तरफ देखकर कहा। तो जीनिरे ने डरते हुए जान की तरफ देखा, कहीं जान इसे कुछ न कह दे। वे डरती भी क्यों न, जान ने पहले ही कह दिया था अगर हैप्पी इससे खुश नहीं हुआ तो वे इसे छोड़ देगा, और अगर जान ने इसे छोड़ दिया तो वे कहा जाएगी। अब तो कोई ठिकाना भी नहीं है जहां वे जा सके। हैप्पी, हम कल बाहर घूमने चले गए किसी पार्क में, जहां तुम बोलो वहां, जीनिरे ने इस छोटे से बच्चे की तरफ देखकर मुस्करा कर कहा। तो हैप्पी ने गुस्से से उसे देखा। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, और प्लीज जब मैं अपने डैडी से बात कर रहा हूं तो आप बीच में ना बोला करें। हैप्पी के इतने सख्त अंदाज पर जान भी हैरान रह गया। जीनिरे, तुम चुप हो जाओ, हैप्पी बताऊं क्या प्रॉब्लम है? जान ने कहा। तो हैप्पी ने कुछ नहीं कहा और एक आखिरी नजर जीनिरे पर डालकर वे अपने कमरे में चला गया। तुमने कुछ कहा था क्या इसे जो ये इतने गुस्से में है? जान ने जीनिरे से पूछा। तो उसने फौरन नफी में सर हिलाया। मैं भला इसे क्या कहोगी, ये खुद इतने गुस्से में रहता है, मुझे पसंद भी नहीं करता। जीनिरे बेबसी से बोली। तो जीनिरे, इसके दिल में अपनी जगह बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे जिंदगी में रहने के लिए तुम्हें इसके साथ दोस्ती करनी होगी। जान की बात सुनकर इसने बस इस बात में सर हिलाया था। बेटा, खैरियत से जाना और जल्दी वापस आ जाना। आतिफ इस वक्त अस्पताल के बाहर ज़ैनब की गाड़ी के पास खड़े थे, जहां आइसुन और ज़ैनब उन्हें अलविदा कह रही थीं। ताया अबू, अब फिक्र न करें, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी और दीजी का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आइसुन ने कहा। तो आतिफ ने इस बात में सर हिलाया। चिल्लो आइसुन, देर हो रही है। ज़ैनब को वैसी बहुत डर लग रहा था, वे चाह रही थी जल्दी जाए और जल्दी वापस आ जाए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना दोनों। आतिफ ने दोनों के सर पर रखा तो दोनों ही गाड़ी में बैठ गई और फिर देखते ही देखते आतिफ की नज़र से गाड़ी काफी दूर चली गई थी। नन, तुम मुझे वजह बताऊंगी नाराज होने की? दामिल इसके साथ बैठा था, जो दामिल से मुन बनाकर बैठी थी। बहुत अच्छे, तुम्हें यही नहीं पता मैं नाराज क्यों हूं? इनम ने हंसते हुए तंज किया। इनम, मुझे भला कैसे पता होगा तुम क्यों नाराज हो, जबकि हमारे बीच कोई लड़ाई भी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी बात हुई जिससे तुम नाराज हो। दामिल को समझ नहीं आ रही थी आखिर वे नाराज क्यों है। कोई वजह तो हो ना, लेकिन कोई वजह इसकी समझ में नहीं आ रही थी। दामिल, में नहीं हूं नाराज, ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसे मेरा जरा सा भी एहसास ना हो, जैसे ये ना पता हो मुझे क्या पसंद नहीं और क्या नहीं। इनम ने गुस्से करने पर दामिल के माथे पर बिल आ गए। तुम्हारे नाराज होने की वजह
دامل نے سخت لہجے میں کہا تو انم چپ ہو گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزرنا تھا زیادہ دیر تک، لیکن تمہیں تمہارے دی جی نے بلا لیا تھا، اور اب جب تم واپس آ گئے ہو تم بھول گئے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے کر جاؤ گے، مگر نہیں تم بھول گئے، اور اب مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، بہتر ہے مجھ سے اب تم بات نہیں کرنا۔ انم نے کہا تو غصے سے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ دامل بس خاموش سا وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے انم کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، اور اسے اب بھی اپنی فکر تھی، وہ اب بھی اس کی محبت کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ دامل نے گہری سانس لی اور انم کے پیچھے جانے کے بجے اپنی کلاس کی طرف رخ کیا۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے پاس روکی تھی جسے اب آئسن غور سے دیکھ رہی تھی۔ آئسن تمہیں یقین ہے یہی بلڈنگ ہے وہ جہاں دامل بھائی رہتے ہیں؟ زینب نے پوچھا تو آئسن نے بلڈنگ کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہی ہے، کیونکہ دامل کی ایک تصویر میں وہ اسی بلڈنگ کے سامنے کھڑے تھے، آئسن نے کہا، اور دروازہ کھول کر باہر آئی، اور اسی کے ساتھ زینب بھی۔ میں تو کہتی ہوں ایک بار کسی سے پوچھ لو کہیں یہ نہ ہو ہم غلط جگہ آ گئے ہوں۔ زینب نے مشورہ دیا تو آئسن نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے تھوڑے سے فاصلے پر ایک چوکیدار بیٹھا نظر آیا، وہ چلتی ہوئی اس تک آئی۔ السلام علیکم، کیا دامل شاہ یہیں رہتے ہیں؟ آئسن کے پوچھنے پر چوکیدار جس کی عمر 40 کے قریب ہوگی اس نے آئسن کو سر سے پیر تک دیکھا، ہم اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں، لیکن آپ کون؟ میں ان کی کزن ہوں، آپ بتا سکتے ہیں وہ کس فلیٹ میں رہتے ہیں؟ آئسن کے پوچھنے پر چوکیدار کھڑا ہوا، آجے میں آپ کو ان کے فلیٹ تک چھوڑ آتا ہوں۔ چوکیدار کی بات سن کر آئسن نے زینب کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دی۔ زینب اور آئسن اس کے پیچھے تھیں، جبکہ وہ اگے چل رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد چوکیدار ایک فلیٹ کے سامنے روکا تو ان دونوں کے بھی اپنے قدموں کو آرام دیا۔ یہاں رہتے ہیں دامل شاہ اور ان کے دوست حمزہ، چوکیدار نے بتایا، اور الٹے قدم واپس چلا گیا، جبکہ زینب نے اگے بڑھ کر بیل دی۔ آئسن کا نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا تھا، وہ اتنی دور آتو گئی تھی مگر ڈر بھی رہی تھی، اور ایک فکر بھی تھی کہ نہ جانے دامل کیسا ہوگا، کتنی تکلیف میں ہوگا۔
साविल सोया किस्त 25 डीजी को होश उगा था और अब वे बस खामोशी से बैठे थे, बिल्कुल खामोशी से। इनके सामने ही सोफे पर आतिफ और यसरा बैठी थी। डीजी ने नजर उठाकर देखा और जिसके लिए नजर उठाई थी वो नजर नहीं आया तो डीजी ने पूछा, आइसुन कहाँ है? आज पहली बार डीजी ने आइसुन का नाम लिया था। यही सुनकर आतिफ ने यसरा की तरफ देखा जो खुद हैरान थी। डीजी वे आ रही है, आतिफ ने कहा। ज्यादा तफसील से बताना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। कब आएगी वे? डीजी की बेचैनी देखकर जहां इन दोनों को खुशी हुई थी वहां हैरानी भी। डीजी रात हो गई है, आने वाली होगी, यसरा ने कहा तो डीजी चुप हो गए। अबू, डीजी को क्या हुआ? आइसुन का क्यों पूछ रहे हैं? यसरा ने अपने बाप के कान में सरगोशी की। मैं खुद हैरान हूं बेटा, आतिफ ने डीजी को देखकर कहा जो घड़ी को देख रहे थे। इसे फोन करें, पूछें वे कब तक आएगी, यसरा ने कहा तो आतिफ ने मोबाइल निकाला। एक काम करें, अब टेक्स्ट कर दें इसे कि जल्दी आ जाए, डीजी याद कर रहे हैं, यसरा ने कहा तो आतिफ ने इस बात में सर हिलाकर टेक्स्ट लिखना शुरू किया। कर दिया, आतिफ ने मैसेज सेंड करके यसरा को बताया तो उसने सर हिलाकर जवाब दिया। गाड़ी अस्पताल के सामने रोकी तो दामिल अस्पताल को देखने लगा। आइसन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आई जैनब को वे लोग पहले ही छोड़ चुके थे इसके घर, क्योंकि रात काफी हो गई थी। लेकिन जैनब ने एक अच्छा काम किया था कि अपने ड्राइवर को उन्हें ड्रॉप करने का कह दिया था। आइसन बाहर आई तो उसने अपना मोबाइल देखा जहां 1 घंटा पहले ताया अबू ने मैसेज किया था। उसने मैसेज नहीं देखा। अब उन्हें के पास जा रहे थे तो उसने सोचा अंदर जाके ही पूछ लूंगी क्या बात थी। आइसन मोबाइल जेब में रखती दामिल की तरफ आई जो गाड़ी से निकल रहा था। ना जाने क्यों दामिल को अपने कदम भारी भारी से लगे। आइसन उगे जबकि एक कदम पीछे दामिल चलने लगा। वे दोनों अंदर आए तो आतिफ बाहर खड़े किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। दामिल डरता हुआ उगे चलता रहा। आतिफ ने कॉल कट की और जैसी अंदर जाने लगे कि उन्हें सामने से आइसन आती हुई नजर आई और उसके पीछे दामिल। आतिफ के माथे पर बिल आ गए थे दामिल को देखकर, जबकि दामिल की नजरें नीचे हो गई थीं। अस्सलाम अलैकुम ताया अबू, डीजी कैसे हैं अब? आइसन ने पूछा तो आतिफ ने दामिल पर से नजर हटाई। वालेकुम अस्सलाम, अब ठीक है। इसे किसने बुलाया? आतिफ का इशारा दामिल की तरफ था जो आइसन समझ चुकी थी। मैंने बुलाया है ताया अबू, प्लीज अब गुस्सा न करें वरना डीजी को भी गुस्सा आएगा, आइसन ने कहा तो आतिफ एक नजर दामिल को देखकर कमरे में चले गए। इनके जाते ही आइसन ने दामिल को देखा और फिर इसका हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुई। डीजी आंखें बंद करके लेटे हुए थे जबकि यसरा सोफे पर बैठी थी, लेकिन दामिल को देखकर वे हैरत से खड़ी हुई थी। जाओ डीजी के पास, आइसन ने इसकी तरफ झककर सरगोशी की तो दामिल लब काटता हुआ उगे आया। वे खुद उगे नहीं गई, पत्ता था जाएगी तो डीजी को गुस्सा ही आएगा। डीजी, दामिल की आवाज सुनकर डीजी ने आंखें खोली तो दामिल इनका हाथ पकड़ के उनके पास बैठ गया और ना जाने कैसे इसकी आंख से आंसू जारी हो गए जो डीजी को भी महसूस हुए थे। डीजी मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था, डीजी मुझे माफ कर दें। दामिल की सस्की की आवाज से आइसन के भी आंख में आंसू आ गए थे और एक इसे तसल्ली भी थी कि चलू उसने डीजी से दामिल को तो मलवा दिया था ना। डीजी ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा तो दामिल ने उनके साथ पर बोसा दिया। डीजी अब मुझसे नाराज हैं ना? दामिल के पूछने पर उन्होंने नफी में सर हिलाया और फिर उनकी नजर बराबर में खड़ी आइसन पर गई जो आंखों में नमी लिए इन्हें ही देख रही थी। कहा थी, डीजी ने आइसन से पूछा तो आइसन ने नासमझी से आतिफ की तरफ देखा। डीजी पूछ रहे हैं, तुम कहा थी? पहले भी पूछ चुके हैं तुम्हारा, आतिफ ने कहा तो आइसन ने डीजी को देखा। पहली बार आइसन ने डीजी को खुद को यूं देखता पाया। डीजी में अपनी एक दोस्त की इयादत को गई थी, आइसन ने कहा तो डीजी ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सर हिलाया। डीजी अब मुझे माफ कर दें, दामिल ने कहा तो डीजी ने मुस्कुराकर उसे देखा। मैं दामिल शाह से कभी नाराज नहीं हो सकता। डीजी की बात सुनकर दामिल मुस्कुरा दिया था। इसे ये अल्फाज सुनकर कितनी खुशी हुई थी इसका अंदाजा वहां मौजूद खड़े इसके घर वाले भी नहीं लगा सकते थे। मुझे अब घर जाना है, यहाँ मुझे उलझन हो रही है, डीजी ने कहा तो आतिफ ने सर हिलाया। डीजी सुबह तक आपको डिस्चार्ज कर देंगे, बस कुछ देर। और यहाँ आतिफ की बात सुनकर डीजी खामोश हो गए। दी आप आराम करें, अब मैं यहीं हूँ आपके पास, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं कराची नहीं जाओ, दामिल ने खड़े हैकर कहा तो आइसन के लबों पर मुस्कान आ गई। डीजी ने होले से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। दामिल बाहर बेंच पर बैठा था, वह अकेला था। आतिफ डीजी के पास रूम में थे और यसरा घर जा चुकी थी जबकि आइसन ना जाने कहाँ चली गई थी। आतिफ ने कहा था इसे कि वे घर चली जाए मगर उसने साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि वे डीजी के साथ ही जाएगी घर, तो आतिफ ने भी ज्यादा जिद नहीं की।
दामिल ने मोबाइल निकाल कर देखा तो इनम की एक भी कॉल नहीं थी और न कोई मैसेज। हाँ, अलबत्ता हमजा की 87 कॉल और 105 मैसेज देखकर वह हैरान रह गया था। इसने मैसेज को ओपन किया तो सॉरी के अलावा कोई मैसेज नहीं था। 105 मैसेज सिर्फ सॉरी के थे, जिन्हें पढ़कर दामिल के लबों पर मुस्कान आ गई। हमजा इसका दोस्त था, वे कैसे भला नाराज रह सकता था उससे, लेकिन जो उसने किया था वे भी तो ठीक नहीं था। लेकिन दामिल ने इस बात को भूल जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि कभी कभी अपनों की गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए। यही सोच कर के वे अपने हैं दामिल ने नाराजगी छोड़कर उसे काल मलाई जो पहली ही बैल पर उठा ली गई, जैसे वे मोबाइल पकड़ के बैठा हो। यार दामिल, सॉरी, मुझे मुआफ कर दे, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन यार मुझे खुद बुरा लग रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, प्लीज यार मुझे मुआफ कर दें। हमजा ने काल उठाते ही दामिल से मुआफी मांगना शुरू कर दी, जो अब दामिल को अच्छा नहीं लग रहा था कि इसका दोस्त इतनी इससे मुआफी मांग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, मस्ती कर, शरारत कर, लेकिन ऐसा काम न कर जिससे किसी को दुख और तकलीफ हो। दामिल की बात सुनकर हमजा को शर्मिंदगी हुई। हाँ यार, अब से मैं ध्यान रखूंगा, हमजा ने कहा। गुड, अब तो नाराज नहीं है ना? हमजा ने पूछा। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, खाना खा लिया, दामिल ने पूछा, क्योंकि उसे पता था उसने नहीं खाया होगा। वे ऐसी था, अगर दामिल से लड़ता भी था तब भी खाना छोड़ देता था। नहीं, अभी खाने जा रहा हूं। हाँ तो जा खाना खा ले, मैं भी जरा कुछ खा लूं, ये दामिल ने दूर से आती आइसुन को देखकर कहा, जिसके हाथ में खाने के डब्बे थे। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले ये बता वापस कब आएगा? यार अभी कुछ कह नहीं सकता, मुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लग सकते हैं, बाकी तो वहां संभाल लेना, दामिल ने कहा। तो हमजा ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं यहाँ देख लूंगा, तो दीजी का ख्याल रख, और मैं भी इस हफ्ते लगाऊंगा चक्कर हैदराबाद। ठीक है, आ जाना, दामिल ने कहा और अल्लुए हाफिज कहकर कॉल काट दी। जब तक आइसन भी इसके बराबर में इकर बैठ चुकी थी। कुछ खाया नहीं था तो मैंने सोचा कुछ ले, अलिफा ताया अबू ने तो खा लिया था, अब और मैं बच्चे थे बस, आइसुन ने कहते हुए डब्बा खोला तो इसमें मौजूद बिरयानी की खुशबू दामिल के नथनों से टकराई। एक बात बताओ आइसुन जी पूछें, आइसुन ने कहा। तुम वाकई पागल हो या बुनती हो? दामिल के इस तरह के सवाल पर उसके हाथ रोके थे और फिर उसने नजर उठाकर दामिल को देखा, जो उसे ही देख रहा था। मतलब मैं समझी नहीं, वो वाकई नहीं समझी थी। तुम कैसे किसी की बात पर यकीन करके कराची आ सकती हो? तुम इतनी समझदार हो, यहाँ सब छोड़कर तुम कराची आ गई, तुम्हें डर नहीं लगा? दामिल को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि आइसुन उसके लिए कराची चली गई थी। इसमें पागल वाली क्या बात? अब मेरे दोस्त हैं, वे भी सबसे अच्छे, अब आपके लिए ऐसी खबर मिलेगी तो परेशानी तो होगी ना, फिर ऊपर से आपका नंबर भी ना लगे। लेकिन तुम रात तक वेट कर लेती, तुम्हें खुद सोचना चाहिए था कि अगर सच में मेरा एक्सीडेंट होता तो अबू को पहले खबर मिल जाती। दामिल को गुस्सा नहीं था, लेकिन इसे डर था कि अगर रास्ते में आइसुन को कुछ हो जाता। वे लड़की थी, भले ही ड्राइवर साथ था, मगर थी तो अकेली ना। लेकिन मुझे जब ये खबर मिली मेरी सोचने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी, फिर मैं कैसे सोचती? आइसुन की बात सुनकर वे चुप हो गया था। आइसुन, इतनी मोहब्बत ना करो मुझसे, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता, अगर कल को मैं ना रहा तुम्हारे लिए जिंदगी गुजरना मुश्किल हो जाएगा। दामिल की बात ने इसे चुप लगा दी थी, वे तो उसकी तकलीफ का सुनकर पागल हो जाती थी। वे कैसे इसके मरने की खबर पर जिंदा रह सकती है? अब ऐसी बातें क्यों करते हैं? उसने शको किया तो दामिल मुस्करा दिया। मैंने एक बात कही है और वे बात कही है जिसमें झूठ नहीं, दामिल ने आम से लहजे में कहा। मुझसे ऐसी बातें ना किया करे, मुझे नहीं पसंद, आइसुन ने मुंह बनाकर कहा। तो दामिल हंस दिया। हाँ ठीक है, नहीं कहता, अब मुंह सीधा करो, दामिल ने कहा। तो उसने एक बिरयानी का डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे दामिल ने हाथ में उठा लिया। दीजी घर आ चुके थे, दामिल भी अब दीजी के साथ साथ रहता था। आइसुन को देखकर अब दीजी मुंह नहीं बनाते थे, बल्कि अब उसे देखकर धीमा सा मुस्करा देते थे। आज दामिल को आए हुए और दीजी को डिस्चार्ज हुए 2 दिन हो गए थे। दीजी काफी हद तक बेहतर हो गए थे, क्योंकि यसरा, आइसुन और दामिल बहुत ख्याल रखते थे इनका। आइसुन अब पढ़ाई में भी बिजी हो गई थी, क्योंकि इसके पेपर शुरू हो गए थे, जिनकी तैयारी वे दिल और जान से कर रही थी, क्योंकि इसके बाद इसका एडमिशन कॉलेज में होना था। रात का वक्त था, दीजी के पास इस वक्त आतिफ, समीना और दामिल बैठे थे, जबकि यसरा और आइसुन अपने अपने कमरे में थीं। इसी महीने की आखिरी तारीख में हम यसरा की शादी कर रहे हैं, क्योंकि वे लड़का शादी के बाद बाहर जा रहा है, तो मैंने हाँ कर दी है, बाकी तुम लोग तैयारी कर लो। दीजी ने सब पर एक बॉम्ब मारा था, क्योंकि एकदम से वे भी शादी कैसे मुमकिन थी? अभी तो दीजी की तबीयत संभली थी, लेकिन दीजी ये कुछ जल्दी नहीं। आतिफ ने मुस्करा कर पूछा, जबकि समीना को गुस्से आने लगा था। इनकी कितनी तैयारी थी? जो करनी थी, नहीं कोई जल्दी नहीं है,
ہم کون سا دھوم دھام سے کریں گے شادی، بس سادگی سے نکاح ہوگا اور بچی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ دیجی کی بات سے دامل اور عاطف نے اتفاق کیا کیونکہ انہیں بھی شادی میں سادگی ہی پسند تھی، لیکن دیجی پھر بھی بہت تیاری کرنی ہوتی ہے، بیٹی کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیج سکتے نا۔ سمینہ نے آخر لب کھول ہی لیے۔ ہاں، تیاری میں کون سا وقت لگے گا، کل سے ہی شروع کر دو، پیسے عاطف دے دے گا جتنے چاہیے۔ دیجی کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی، اب اگر زیادہ بولتی تو دیجی کو غصہ آ جاتا، اور دامل تمہاری بھی منگنی کر دیں گے ہم۔ دیجی بات سن کر اس نے نظر اٹھا کر دیجی کو دیکھا۔ کس سے دیجی؟ دامل نے فوراً پوچھا۔ اسے لگا اب بس انعام نہیں ملے گی، مگر دیجی کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ ہم اسی ہفتے کراچی جائیں گے اس لڑکی کے گھر دامل کا رشتہ لے کر، اور یسرا کے ساتھ دامل کی بھی منگنی کر دیں گے، شادی دامل کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ۔ دیجی بات سن کر عاطف بھی حیران تھے۔ دیجی انعام سے؟ دامل کو یقین نہیں ہوا تو اس نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، انعام سے، دیجی نے مسکرا کر کہا۔ تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اور وہ حیران بھی کیوں نہیں ہوتا جس لڑکی کے لیے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ دیجی نہیں مانیں گے، لیکن اب دیجی مان گئے ہیں تو تھوڑی حیرت تو بنتی تھی نا اس کی۔ شکریہ دیجی، مجھے پتہ تھا میرے دیجی کبھی مجھے دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، شکریہ بہت بہت۔ دامل اٹھ کر ان کے پاس آیا اور جلدی سے انہیں ہگ کیا۔ اس کے انداز پر دیجی کے ساتھ عاطف بھی مسکرا دیے تھے۔ دامل بہت خوش تھا، اس کی محبت اب اس کی زندگی بننے جا رہی تھی، اس نے جو مانگا تھا اسے وہ ملنے جا رہا تھا، تو بھلا وہ کیسے خوش نہ ہوتا۔ دامل نے جیسے آئسن کے کمرے کا دروازہ کھولا تو آئسن اسے سامنے بیٹھی کتابوں میں سر دیے نظر آئی، وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو آئسن؟ دامل نے پوچھا تو آئسن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے سے خوشی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں؟ آئسن نے بھی مسکرا کر پوچھا تو دامل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئسن نے پوچھا۔ ادھر الفا، نہ تمہیں کچھ بتانا ہے؟ دامل اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہنے لگا۔ میں پڑھ رہی ہوں، کل میرا پیپر ہے۔ وہ منع کرتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی، مگر اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑوایا۔ پڑھ لینا، ابھی میرے پاس گڈ نیوز ہے، وہ تو سن لو۔ وہ اسے لان میں لایا تھا، خود نیچے گیندز پر جبکہ اسے کرسی پر بیٹھا۔ اب بولیں بھی پھر میں نے پڑھنا ہے، اس نے دوبارہ کہا اسے دیکھ کر، جس کے چہرے سے مسکان جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا سنو، وہ جو لڑکی تھی کراچی والی، اس کے لیے دیجی مان گئے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے بتایا، مگر اس کے چہرے پر جو ہلکی سی مسکان آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے ہم اسی مہینے جائیں گے اس کے گھر رشتہ لے کر۔ وہ کھڑا ہوا جبکہ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس نے آسمان کی طرف منہ کیا ہوا تھا۔ خوش خبری تھی اس کے لیے تو ایسا تھا جیسے جہنم کا اعلان ہوا ہو۔ جاری ہے۔